गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कस्टम यूनियन और उसके प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। कस्टम यूनियन का सिद्धांत जो है उसका व्यवस्थित विकास सबसे पहले जैकब वाइनर ने 1950 में किया था। कस्टम यूनियन के जो विश्लेषण है, वाइनर का जो विश्लेषण है उसको और बेहतर बनाने में मीड, लिप्से, जॉनसन, कूपर, वानेक, भगवती, इन सब अर्थशास्त्रियों ने बहुत योगदान दिया है। और कस्टम यूनियन सिद्धांत का जो विकास है वो दो रूपों में किया गया है, आंशिक संतुलन सिद्धांत तथा सामान्य संतुलन सिद्धांत। और लिप्से का जो कस्टम यूनियन सिद्धांत है वो इस प्रकार से है कि यह प्रशुल्क सिद्धांत की वह शाखा है जिसका संबंध विभेदात्मक प्रशुल्कों के केवल कल्याण प्रभावों से है और भौगोलिक तौर से विभेदात्मक प्रशुल्कों के प्रभावों से नहीं है। अब कस्टम यूनियन सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या हैं कि सबसे पहले तो है कि सदस्य देश बाकी दुनिया से आयात पर साझा बाह्य प्रशुल्क लगाते हैं और आपसी आयात पर से सभी प्रशुल्क तथा व्यापार प्रतिबंध समाप्त कर देते हैं। कस्टम यूनियन की स्थापना के परिणाम स्वरूप सदस्य देशों के घरेलू बाजारों में वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन होता है जो आगे व्यापार, उत्पादन तथा उपभोग को प्रभावित करते हैं। कस्टम यूनियन का सिद्धांत इन प्रभावों का विश्लेषण करता है और इस बात को बताता है कि संसाधनों के आवंटन पर, कस्टम यूनियन के सदस्यों के कल्याण पर तथा बाकी दुनिया पर इन प्रभावों का क्या असर पड़ता है। यह सिद्धांत देखिए वाइनेरियन जो व्यापार निर्माण तथा व्यापार विचलन के रूप में इन स्थैतिक प्रभावों का अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त कस्टम यूनियन के बहुत सारे गत्यात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे पैमाने की मितव्ययताएं हैं, बढ़ा हुआ निवेश है, बढ़ी हुई प्रतियोगिता है, तकनीकी परिवर्तन के माध्यम से तीव्र आर्थिक वृद्धि है। सबसे पहले हम देखते हैं कस्टम यूनियन का आंशिक संतुलन सिद्धांत यानी पार्शियल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ कस्टम यूनियन। देखिए कस्टम यूनियन सिद्धांत के प्रति जो आंशिक संतुलन दृष्टिकोण है उसको वाइनर ने व्यापार निर्माण और व्यापार विचलन के रूप में विकसित किया था, ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन के रूप में। वाइनर ने उनका केवल उत्पाद प्रभावों का ही अध्ययन किया और लिप्से और मीड ने उनके उपभोग प्रभावों पर बल दिया। परंतु जॉनसन ने आंशिक संतुलन विश्लेषण में इन दोनों सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से मिलाया है और वाइनर के व्यापार निर्माण तथा व्यापार विचलन जो प्रभाव है उनका संबंध इंटर कंट्री सब्स्टिट्यूशन यानी अंतः देश प्रतिस्थापन से है। अब इस सिद्धांत को समझने के लिए हम कुछ मान्यताएं लेते हैं। हम मान लेते हैं दो देश हैं जिनमें से एक का नाम घरेलू देश और दूसरे का जो है पार्टनर देश या साथी देश है और ये कस्टम यूनियन बनाते हैं। एक और देश है जिसका नाम है बाकी विश्व या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डब्ल्यू। फिर कस्टम यूनियन साझा बाह्य प्रशुल्क लगाता है, किसी और प्रकार का व्यापार प्रतिबंध नहीं है। कस्टम यूनियन केवल एक विशेष प्रशुल्क लगाती है और तीनों ही देश केवल एक वस्तु X का उत्पादन करते हैं, ये सब हम मान लेते हैं। इस वस्तु का निम्नतम लागत देश W है और उच्चतम लागत देश H है। कीमतें लागत द्वारा निर्धारित होती हैं और स्थिर लागत नियम हम मान के चलते हैं। फिर H तथा होम कंट्री तथा W जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देश के पूर्ति वक्र हैं उन देशों के वो पूर्णतया लोचदार हैं। वस्तु और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। देयर आर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देश में पूर्ण साधन गतिशीलता है और देश की सीमाओं के बाहर इमोबिलिटी है फैक्टर्स की। फिर फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति मान के चलते हैं, टेक्नोलॉजी दी हुई है। तो ये सब मान्यताओं के होते हुए अब हम देखते हैं कि कस्टम यूनियन का जो सिद्धांत है व्यापार निर्माण तथा व्यापार विचलन के रूप में उत्पादन, उपभोग और व्यापार पर कस्टम यूनियन का प्रभाव कैसे पड़ता है उसका आइए विश्लेषण करते हैं। देखिए जब दो देश जैसे जो H लिया है एक तरफ हमने और दूसरी तरफ पार्टनर कंट्री P लिया है, उसके बीच कस्टम यूनियन बनाई जाती है तो इन दोनों के आपसी आयातों पर से प्रशुल्क समाप्त कर दिए जाते हैं, परंतु बाकी दुनिया जो W है उसके आयातों पर प्रशुल्क लगे रहते हैं।
घरेलू देश H अब साथी देश P से वस्तु का निशुल्क आयात करता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार निर्माण और व्यापार विचलन होता है। अब व्यापार निर्माण देखते हैं। सबसे पहले ट्रेड क्रिएशन। व्यापार निर्माण तब होता है जब घरेलू देश के उच्चतम लागत घरेलू वस्तु के उपभोग की जगह साथी देश P की निम्नतर लागत वस्तु का स्थानापन्न करती है। इससे आगे उत्पादन प्रभाव तथा उपभोग प्रभाव होता है। जब वस्तु X का उत्पादन घट जाता है या बिल्कुल समाप्त हो जाता है और उसकी बजाय साथी देश से वस्तु आयात की जाती है तो उसे उत्पादन प्रभाव कहते हैं। जब घरेलू वस्तु के स्थान पर साथी देश की स्थानापन्न वस्तु का उपभोग बढ़ जाता है जो पहले ऊंची लागत पर मिलती थी तो यह उपभोग प्रभाव होता है। उत्पादन प्रभाव तथा उपभोग प्रभाव दोनों मिलकर कस्टम यूनियन के जो है व्यापार निर्माण प्रभाव जो है को व्यक्त करते हैं। उत्पादन प्रभाव तथा उपभोग प्रभाव के अनुरूप व्यापार निर्माण से दो प्रकार का लाभ होता है। पहला यह कि वस्तु की वास्तविक लागत में बचत होती है, जिसका पहले घरेलू वस्तु ऊंची जो है उत्पादन लागत से होता था और अब वही वस्तु साथी देश से कम दामों पर आयात की जाती है। और दूसरा लाभ क्या है कि उपभोक्ता जो बचत है उसमें लाभ होता है क्योंकि उच्चतर लागत वस्तु की जगह कम लागत वस्तु स्थानापन्न की जाती है। इस प्रकार व्यापार निर्माण विश्व कल्याण में सुधार करता है। फिर कस्टम यूनियन का व्यापार निर्माण जो प्रभाव है हम इसको डायग्राम की सहायता से भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं DH जो है घरेलू देश H में वस्तु X का मांग वक्र है, SH उसका पूर्ति वक्र है, बाकी दुनिया W का पूर्ति वक्र क्षैतिज रेखा WSW के रूप में देख सकते हैं आप, जिसका मतलब है कि वह OW कीमत पर चाहे जितनी मात्रा में X वस्तु की पूर्ति दे सकता है। इस प्रकार साथी देश का पूर्ति वक्र क्षैतिज रेखा PSP रेखा के रूप में दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि OP कीमत पर चाहे जितनी मात्रा में वस्तु X की पूर्ति दे सकता है। इस प्रकार वस्तु X की कीमत H देश में अधिकतम OH है तथा W देश में निम्नतम OW है, जबकि साथी देश P में कीमत मध्यवर्ती स्तर OP पर है। कस्टम यूनियन बनने से पहले W देश से आयात पर H देश WT प्रशुल्क लगा रहा है। इसका बाकी दुनिया W का पूर्ति वक्र TSW प्लस T जो है इसलिए बन जाता है। प्रशुल्क शामिल कीमत OT पर H देश वस्तु X की OM मात्रा को उपभोग करता है, जिसमें OM मात्रा का उत्पादन घरेलू रूप से होता है और MN मात्रा W देश से आयात की जाती है। देश H को चतुर्भुज ADKH आप देख सकते हैं, इसके बराबर प्रशुल्क राजस्व प्राप्त होता है। इस कस्टम यूनियन पूर्व स्थिति में देश P व्यापार में शामिल नहीं है क्योंकि इसकी प्रशुल्क पूर्व कीमत OP है जो W देश की OW कीमत से अधिक है। जब H देश इस देश P की वस्तु पर WT प्रशुल्क लगाता है तो इसकी वस्तु की कीमत OT से अधिक बढ़ जाएगी। T तथा H के बीच एक क्षैतिज रेखा के विद्यमान होने की आप कल्पना कर सकते हैं और मान लीजिए H तथा T देश मिलकर कस्टम यूनियन बनाते हैं तो आपस में कोई प्रशुल्क नहीं रखते, परंतु W देश को आयात पर WT प्रशुल्क लगाते हैं। अब देश देखिए H केवल देश P से निशुल्क जो है ड्यूटी फ्री वस्तु X का आयात करेगा और देश W से बिल्कुल आयात नहीं करेगा। इस स्थिति से H देश के लिए कस्टम यूनियन का जो व्यापार निर्माण प्रभाव है, सबसे पहला कीमत प्रभाव। देश H वस्तु X को P देश से अपेक्षाकृत कम कीमत OP पर आयात करता है, जबकि कस्टम यूनियन बनने से पहले वह इसे ऊंची कीमत OT पर आयात करता था। तो यह व्यापार निर्माण का कीमत प्रभाव है। फिर उत्पादन प्रभाव, प्रोडक्शन इफेक्ट। यूनियन बनने के बाद जब देश H का घरेलू उत्पादन OM से गिरकर OL रह जाता है तो देश P से उसके आयात MN से बढ़कर LR हो जाते हैं। वाइनर का विश्लेषण केवल इस व्यापार निर्माण उत्पादन प्रभाव से संबंधित है। फिर उपभोग प्रभाव देखते हैं हम। जब देश H में वस्तु X की कीमत OT से गिरकर OP हो जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है कि वस्तु X का उपभोग ON से बढ़कर OR तक पहुंच जाता है, अर्थात
उपभोग की मात्रा जो है वो NR अधिक हो जाती है, जो उपभोग प्रभाव है। और इसको लिप्से और मीर देखिए इस जो है प्रभाव का वर्णन करते हैं। फिर रेवेन्यू इफेक्ट अगर हम देखें, राजस्व प्रभाव, तो कस्टम यूनियन बनने से पहले देश H का प्रशुल्क राजस्व ADEJ था। अब यह समाप्त हो जाता है क्योंकि वह देश H से वस्तु की कोई भी मात्रा आयात नहीं करता है। तो ये तो सारे प्रभाव हैं प्रशुल्क के। अब देखिए वेलफेयर गेन इफेक्ट अगर हम देखते हैं तो उत्पादन, उपभोग और राजस्व प्रभावों से देखिए उपभोक्ता और उत्पादक बचत का प्रयोग करके व्यापार निर्माण का कुल लाभ जो है वो निम्न इस प्रकार से मापा जा सकता है। देखिए उपभोग प्रभाव के कारण उपभोक्ता की बचत में जो लाभ है वो मांग वक्र DH के नीचे मापा गया है और वो है PTDF के बराबर। फिर मांग वक्र और फिर उत्पादक की बेशी जो या बचत जो है उसमें घरेलू उत्पादन में कमी के कारण कमी है PTAB के बराबर। सरकार के प्रशुल्क राजस्व में कमी जो उपभोक्ताओं को वापस हस्तांतरित की गई है वो है ADEJ के बराबर। कुल कल्याण लाभ प्रभाव अगर हम देखें तो वो है PTDF माइनस PTAB माइनस ADEJ इज इक्वल टू डेल्टा AGB प्लस डेल्टा DEF। अथवा आप देख सकते हैं जो शैडो जो ट्रायंगल बनाया हुआ है जो है आपका A प्लस B के बराबर। और इन दो जो ट्रायंगल्स है उनका आकार का जोड़ जो है वो कस्टम यूनियन की व्यापार निर्माण कल्याण प्रभाव को मापता है। और ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कस्टम यूनियन बनने से पहले देश H द्वारा लगाए गए प्रारंभिक प्रशुल्क WT की मात्रा क्या है, यूनियन पूर्व उत्पादन बिंदु A पर पूर्ति वक्र जो SH है उसकी लोच क्या है, और तीसरा यूनियन पूर्व उपभोग बिंदु D पर मांग वक्र DH की लोच क्या है। कुल मिलाकर के प्रारंभिक जो प्रशुल्क जितना ज्यादा होगा उतने ही मांग और पूर्ति वक्र अधिक लोचशील होंगे और उतना ही व्यापार निर्माण से कुल कल्याण लाभ अधिकतम होगा। अब हम देखते हैं व्यापार जो विचलन जो प्रभाव है। व्यापार देखिए विचलन तब होता है जब साथी देश पर से प्रशुल्क हटा लेने पर घरेलू देश निम्नतर लागत वाले बाकी दुनिया देश W की बजाय अधिक लागत वाले साथी देश से वस्तु को आयात करता है। इस व्यापार विचलन के 2 पहलू हैं, 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला, वस्तु X की लागत बढ़ जाती है क्योंकि पहले तो यह वस्तु बाकी दुनिया से आयात की जाती थी और अब क्या करना पड़ रहा है, साथी देश P से आयात की जा रही है। और दूसरा, उपभोक्ता बचत में कमी हो जाती है क्योंकि बाकी दुनिया की निम्नतम लागत वस्तु की जगह उच्चतर लागत साथी देश की वस्तु स्थानापन्न होती है। ये दोनों प्रभाव मिलकर कस्टम यूनियन का व्यापार विचलन प्रभाव व्यक्त करते हैं और इससे विश्व उत्पादन की कुशलता घटती है क्योंकि उतने ही मात्रा के उत्पादन के लिए अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में संसाधनों की जरूरत पड़ती है। और यही व्यापार विचलन के परिणाम स्वरूप देखिए इस कारण से विश्व का कल्याण घटता है। अब देखिए व्यापार विचलन प्रभाव जो है उसको मैंने पहले जो डायग्राम बताया है, कस्टम यूनियन बनने से पहले H सर्वाधिक कुशल देश W से OW कीमत पर वस्तु X की MN मात्रा आयात करता है। अपेक्षाकृत कम कुशल उत्पादक देश P बाजार से बाहर रहता है अर्थात व्यापार में भाग नहीं लेता। MN मात्रा के लिए H देश के उपभोक्ता AD/NM भुगतान करते हैं, परंतु इस मात्रा को निर्यात करने के लिए W देश की कुल लागत HKNM है। क्षेत्रफल AD/NM और HKNM का अंतर जो चतुर्भुज ADKH आप देख सकते हैं उसके बराबर है। देश H की सरकार को प्रशुल्क राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। अब मान लीजिए H तथा P देश जो है वो कस्टम यूनियन बना लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार निर्माण के अतिरिक्त व्यापार विचलन होता है, ट्रेड डाइवर्जन होता है। और व्यापार विचलन तब होता है जब देश H यही MN मात्रा OP कीमत पर साथी देश P से आयात करता है और देश W से समस्त आयात बंद कर देता है। कस्टम यूनियन बनने के बाद देश H उसी MN मात्रा के लिए साथी देश P को क्षेत्रफल JENM के बराबर भुगतान करता है, परंतु कस्टम यूनियन बनने से पहले यह क्षेत्रफल HKNM के बराबर W देश को भुगतान कर रहा था। क्षेत्रफल JENM तथा HKNM का अंतर जो चतुर्भुज आप देख सकते हैं JEKH के
बराबर है व्यापार विचलन का परिणाम है। इस प्रकार छायांकित जो चतुर्भुज है सी, आप देख सकते हैं अर्थात जेई के एच देश एच की कल्याण हानि को व्यक्त करता है। अब हम देखते हैं कि नेट वेलफेयर इफेक्ट क्या है। तो देखिए, जब कस्टम यूनियन बनता है तो उसके परिणाम स्वरूप देश एच को व्यापार निर्माण से कल्याण लाभ और व्यापार विचलन से कल्याण हानि होती है। कल्याण लाभ तथा कल्याण हानि का अंतर जो है वो नेट वेलफेयर इफेक्ट कहलाता है। अब इससे देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुजों का जो योग है a प्लस बी तथा चतुर्भुज C जो है उसके अंतर द्वारा हम माप सकते हैं। अब देखिए कंक्लूजन्स क्या क्या निकाल सकते हैं। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी तो कस्टम यूनियन से देश H के निवल कल्याण में न लाभ होता है और न हानि होती है। यदि a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी तो H देश के निवल कल्याण बढ़ता है। यदि a प्लस बी इज लेस देन सी तो देश H के निवल कल्याण में हानि होती है। इस प्रकार निवल कल्याण प्रभाव नेट वेलफेयर इफेक्ट के रूप में यदि व्यापार निर्माण प्रभाव अधिक प्रबल है तो निवल कल्याण के रूप में कस्टम यूनियन से देश की स्थिति बेहतर हो जाती है। यदि व्यापार विचलन प्रभाव अधिक प्रबल है तो कस्टम यूनियन से देश के निवल कल्याण अधिक खराब हो जाता है। यदि दोनों प्रभाव बराबर हैं तो कल्याण लाभ तथा कल्याण हानि यूनियन के सदस्य में बराबर बराबर बढ़ जाते हैं। कंक्लूजन क्या है कि कस्टम यूनियन का जो नेट वेलफेयर इफेक्ट है वो इस बात पर निर्भर करता है कि इन दोनों में से कौन सा प्रभाव ज्यादा स्ट्रांग है। और अब देखिए इसकी लिमिटेशंस भी हैं कुछ इस आंशिक संतुलन जो विश्लेषण है उसकी। सबसे पहला तो है कि यह देखिए अपूर्ण विश्लेषण है क्योंकि यह एकल वस्तु मॉडल पर आधारित है। वास्तव में जब हम कस्टम यूनियन बनती है तो वह एक नहीं अपितु तो बहुत सी वस्तुओं को प्रभावित करती है। फिर यह विश्लेषण स्थिर व्यापार की शर्तों की मान्यता पर आधारित है ताकि व्यापार संतुलित रहे। यह विश्लेषण बाकी दुनिया पर पड़ने वाले कस्टम यूनियन के प्रभाव का अध्ययन नहीं करता है और आंशिक संतुलन की इन विशेष सीमाओं के कारण अर्थशास्त्रियों ने कस्टम यूनियन सिद्धांत की सामान्य संतुलन दृष्टिकोण का विकास किया है और उसको हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कस्टम यूनियन के स्थैतिक प्रभाव क्या क्या हैं। सबसे पहला है संसाधनों का आवंटन। यदि कस्टम यूनियन बनाने वाले देशों की संख्या अधिक होगी तो व्यापार विचलन की बजाय व्यापार निर्माण की गुंजाइश अधिक रहेगी। परिणाम स्वरूप यूनियन बनने से कल्याण बढ़ेगा क्योंकि संसाधनों का बेहतर आवंटन होगा। फिर प्रशुल्क स्तर अगर हम देखें टैरिफ लेवल कस्टम यूनियन की सापेक्ष प्रभाव यूनियन बनने से पहले तथा बाद के औसत प्रशुल्क स्तर से भी संबंध रखते हैं। यदि यूनियन बनने के बाद प्रशुल्क स्तर अपेक्षाकृत कम होगा तो इस बात की संभावना अधिक है कि यूनियन बनने से व्यापार निर्माण होगा क्योंकि इससे जो है निम्न लागत उत्पादक को यूनियन से निकालने की संभावना कम रहेगी तथा लाभ होगा। फिर है प्रतियोगिता। यदि यूनियन के देशों में इस दृष्टि से प्रतियोगिता है कि ये एक जैसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो व्यापार निर्माण होता है और इस प्रकार कल्याण में लाभ होता है। इसका कारण यह है कि यूनियन के एक सदस्य की वस्तु की जगह साथी देश की वस्तु की स्थानापन्नता बहुत बढ़ जाती है और यदि यूनियन के सदस्य ऐसी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो एक दूसरे की पूरक है तो उच्च तथा निम्न लागत उत्पादकों की वस्तुओं की स्थानापन्नता की संभावना बहुत कम रह जाएगी। इसलिए कल्याण लाभ अपेक्षाकृत कम होगा। फिर है संरक्षित वस्तुएं प्रोटेक्टेड गुड्स। प्रतियोगी अर्थव्यवस्थाओं में यूनियन होने पर संरक्षित वस्तुओं की प्रति इकाई लागतों में जितना अधिक अंतर होगा व्यापार निर्माण के प्रबल होने की संभावना भी उतनी ही अधिक रहेगी। एक तो इसलिए कि घरेलू देश के उपभोक्ताओं को साथी देश की जो वस्तु बहुत सस्ते दामों पर उपलब्ध होगी जिससे उपभोग बढ़ेगा और घरेलू देश के उपभोक्ताओं की संतुष्टि बढ़ेगी तथा कल्याण लाभ बढ़ेगा। दूसरा, उच्च लागत घरेलू उत्पादन से निम्न लागत साथी देश उत्पादन स्रोतों में संसाधनों के व्यापार पुनः आवंटन होंगे। कुल मिलाकर कल्याण में अधिक लाभ होगा। फिर परिवहन लागत ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक और महत्वपूर्ण कारक है कि परिवहन की लागतें जो प्राकृतिक प्रशुल्क प्रतिबंध का कार्य करती हैं। यदि यूनियन के सदस्य देशों के बीच व्यापार में परिवहन लागतें अधिक होंगी तो अदक्ष उत्पादकों को संरक्षण मिलेगा और इसके परिणाम स्वरूप संसाधनों का अधिक दक्ष पुनर्विभाजन नहीं हो सकेगा। इससे वास्तव में कल्याण में हानि हो सकती है। फिर है प्रशासनिक खर्चे। कस्टम यूनियन के बीच व्यापार प्रतिबंधों के समाप्त होने से
जो प्रशासनिक खर्चों में कमी होती है उससे देश को लाभ होता है। वे कस्टम अधिकारियों तथा अन्य एजेंसियों के वेतन पर कम व्यय करते हैं जिनका संबंध वस्तुओं और उनकी गुणवत्ता की जांच तथा बॉर्डर पर तस्करी रोकने के लिए गश्त आदि पर होता है। व्यापार शर्तें, टर्म्स ऑफ ट्रेड। यदि कस्टम यूनियन व्यापार विचलनकारी है तो वह सदस्य देशों की व्यापार शर्तों में सुधार कर सकती है। यदि यूनियन की आयात के लिए मांग की लोच अधिक है तो उन्हें एक साझा प्रशुल्क लगाने पर भी आयात की कीमतें कम होगी। निर्यात कीमतों में कोई परिवर्तन न होने पर यूनियन के सदस्यों की व्यापार शर्तों में सुधार होगा और उन्हें लाभ होगा। अब हम डायनेमिक इफेक्ट्स देखते हैं। कस्टम यूनियन के गत्यात्मक प्रभाव क्या पड़ते हैं? तो देखिए, अभी तक जो हमने देखे हैं व्यापार निर्माण और व्यापार विचलन प्रभाव, वो स्थैतिक प्रभाव है और उनसे कल्याण बढ़ता और घटता है। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, जैसे स्कीटोवोस्की है, बलासा है, कोल्डन है, उन्होंने कस्टम यूनियन बनने के स्थैतिक प्रभावों की अपेक्षा गत्यात्मक प्रभावों को अधिक महत्व दिया है और गत्यात्मक प्रभाव के प्रश्न पर अर्थशास्त्रियों में बहुत अधिक मतभेद है। फिर भी कस्टम यूनियन के लाभ और हानियों का अध्ययन करना शिक्षाप्रद होता है। सबसे पहला है गत्यात्मक, अगर हम एडवांटेजेस देखें, गत्यात्मक लाभ अगर हम देखें तो यह प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है। इट गिव्स स्टिमुलस टू कंपटीशन। कस्टम यूनियन बनने से एक गत्यात्मक लाभ सबसे पहला यह है कि प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिलता है। जब कस्टम यूनियन बनती है तो सदस्यों के बीच प्रशुल्क समाप्त कर दिए जाते हैं और उनके उत्पादन के लिए बाजार विस्तृत हो जाता है, इसलिए उत्पादकों में प्रतियोगिता बढ़ती है। जो अल्पाधिकारी तथा एकाधिकारी फर्में हैं वो एक सदस्य देश के आश्रय में भारी और सुस्ती बन चुकी होती हैं। अब उन्हें यूनियन के अन्य सदस्य देश की प्रतिद्वंदी फर्मों की प्रतियोगिता में आना पड़ता है। इसी प्रकार अकुशल फर्में तथा इष्टतम से कम आकार पर जो प्रतियोगिता की लपेट में आने वाली फर्में हैं, निश्चय से प्रबंधकीय कुशलता तथा प्रौद्योगिकी सुधारों के लिए प्रबल प्रोत्साहन सिद्ध होती है। इस प्रकार यूनियन के सदस्य देशों की फर्मों में प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप फर्में अपने आप को कायम रखने के लिए अपने ढांचे को फिर से ऐसा ढालती है जिससे उन्हें लागत तथा कीमतों में लाभ प्राप्त हो। और देखिए, यूरोपियन आर्थिक समुदाय के विकास में जो हम तर्क दे रहे हैं उसका महत्वपूर्ण हाथ रहा है। फिर है फैक्टर मूवमेंट्स या साधन गतिशीलता। जब कस्टम यूनियन एक साझी बाजार का रूप धारण कर लेती है तो यूनियन के भीतर पूंजी, श्रम, उद्यम मुक्त रूप से गति करते हैं। साधनों की गतिशीलता प्रतियोगिता की भावना का पोषण करती है, ज्ञान का प्रसार करती है और साधनों की उत्पादकता बढ़ाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक वृद्धि होती है। फिर है पैमाने की मितव्ययताएं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब कस्टम यूनियन बनती है तो बाजार का आकार बढ़ता है, प्रतियोगिता बढ़ती है, विशिष्टीकरण की कोटि बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप लागतें घटती हैं। पैमाने की आंतरिक तथा बाह्य मितव्ययताओं के कारण ऐसा हो सकता है अनेक उद्योगों में बहुत सारी फर्में अपने प्लांट क्षमता का पूरा उपयोग करती है और अपने इष्टतम आकार पर पहुंच जाती है। फिर वे ऐसा स्पर्धा तथा नवप्रवर्तन तथा अपेक्षाकृत बड़े यूनियन बाजार में पूर्ति करने के कारण कर पाती है। जब यूनियन बनने से बाजार का विस्तार होता है और परिणामस्वरूप एक पूरा उद्योग बढ़ता है तो पैमाने की बाह्य मितव्ययताएं भी प्राप्त होती है। वे इसलिए प्राप्त होती हैं कि यूनियन में श्रम, पूंजी, संसाधन, अनुसंधान तथा प्रबंधकर्ता सबका विकास होता है। लिप्सिन ने कहा है कि यदि संपूर्ण यूनियन बाजार विस्तार करता है तो उसका परिणाम यह होगा कि उद्योग का आकार बढ़ेगा, जिससे पैमाने की मितव्ययताओं से लाभ प्राप्त होंगे। अब तकनीकी परिवर्तन, टेक्निकल चेंजेस। कस्टम यूनियन का एक और महत्वपूर्ण यह गत्यात्मक प्रभाव है कि जब यूनियन बनने से प्रतियोगिता बढ़ती है और बाजार का विस्तार होता है तो उनसे स्पर्धा, नवप्रवर्तन तथा तकनीकी परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है। जिन फर्मों को अब तक संरक्षण प्राप्त नहीं था उन्हें अब अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए स्पर्धा तथा नवप्रवर्तन करना पड़ता है। यूनियन में प्रतियोगी फर्में इसकी स्पर्धा के परिणाम स्वरूप अनुसंधान तथा नई वस्तुओं का विकास और वर्तमान उत्पादन में सुधार होता है। जो फर्में तथा उद्योग पैमाने की मितव्ययताओं का लाभ उठा लेते हैं वे अनुसंधान तथा विकास कार्यों पर खुले हाथ से खर्च कर सकते हैं। इसमें तेजी से तकनीकी परिवर्तन होता है और आर्थिक वृद्धि होती है। फिर निवेश में वृद्धि, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट।
क्योंकि कस्टम यूनियन बनने से प्रतियोगिता बढ़ती है, प्रौद्योगिकी परिवर्तन होते हैं, अपेक्षाकृत अधिक वस्तु विशिष्टीकरण और बाजार का विस्तार होता है, इसलिए यूनियन बनने से निवेश बढ़ता है। और फिर है व्यापार की शर्तों में सुधार। जब कस्टम यूनियन बनती है तो बाकी विश्व के विरुद्ध प्रशुल्क बढ़ाती है, परिणाम स्वरूप आयात कम हो जाते हैं और यूनियन की सौदा करने की शक्ति बढ़ती है। इससे बाकी विश्व से संबद्ध यूनियन सदस्यों की व्यापार की शर्तों में सुधार होता है। आगे बेहतर व्यापार शर्तें यूनियन सदस्यों की भुगतान संतुलन स्थिति में सुधार लाने में सहायक होती है। फिर है सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, सतत आर्थिक वृद्धि। बढ़ी हुई प्रतियोगिता, पैमाने की मितव्ययताएं, तकनीकी परिवर्तन, बढ़ी हुई साधन गतिशीलता का परिणाम यह होता है कि कस्टम यूनियन के सदस्य देशों में जो कुल उत्पादन है, आय है, रोजगार है, एक ही साथ स्थायी रूप से बढ़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ जाती है। जब यूनियन देशों में व्यापार संभावनाएं बराबर बदलती रहती हैं, निवेश की दरें बढ़ जाती हैं, सूचना ज्ञान तथा नई उत्पादक तकनीकों का प्रसार होता है, तो आर्थिक वृद्धि की ऊंची दरें बनी रहती है। और फिर मौद्रिक यूनियन, मॉनेटरी यूनियन, कस्टम यूनियन का एक गत्यात्मक प्रभाव लाभ यह है कि मौद्रिक यूनियन का निर्माण होता है जिसमें एक एकल सिंगल करेंसी, विदेशी विनिमय रिजर्वों का एक साझा संघ तथा एकल केंद्रीय बैंक का होना और सदस्य देशों के बीच मौद्रिक नीतियों का समन्वय करना है। फिर है राजकोषीय सामंजस्य, फिस्कल हार्मोनाइजेशन। एक कस्टम यूनियन स्फीति को नियंत्रित करने तथा बेरोजगारी को कम करने के लिए सदस्य राष्ट्रों द्वारा समन्वित कोऑर्डिनेटेड बजटरी नीतियां लाती है। फिर है गत्यात्मक हानि, अगर हम देखें डायनामिक डिसएडवांटेजेस, पैमाने की अमितव्ययताएं। सबसे पहली है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। यदि कस्टम यूनियन बनने के कारण बहुत बड़ी कंपनियों में वृद्धि होती है तो भारी भरकम तथा अकुशल हो सकती हैं, और जिससे पैमाने की मितव्ययताएं होती हैं, फिर अमितव्ययताएं होती हैं। फिर अल्पाधिकारी कारात्मक कपट संधि, ओलिगोपोलिस्टिक कोल्यूजन भी है इसका एक डिसएडवांटेज। कुछ बड़ी कंपनियों के कई देशों में कार्यरत रहने के कारण यदि उनमें आपस में अल्पाधिकारात्मक जो कोल्यूजन का कारण बन सकती है, और इससे कंपनियों के विलय और अधिकार को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे एकाधिकार शक्ति बढ़ती है। इन दोनों का प्रभाव कस्टम यूनियन में कीमतों की ऊंची स्तर पर रखना है। और फिर संसाधनों का कुआवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होता है, क्योंकि श्रम तथा पूंजी की यूनियन के सदस्य देशों में आने जाने की स्वतंत्रता होती है। इस कारण संसाधन कम विकसित सदस्य देश से अधिक विकसित सदस्य देश की ओर जा सकते हैं। इससे संसाधनों का कुआवंटन होता है, जिससे कम विकसित सदस्य देश भी बुरी हालत में रहते हैं। फिर है पोलराइजेशन इफेक्ट या ध्रुवण प्रभाव। व्यापार निर्माण के प्रभाव के लाभ के एक देश, प्रदेश अथवा क्षेत्र में केंद्रीकरण के कारण एक कस्टम यूनियन एक विशेष सदस्य देश की आर्थिक स्थिति को या तो संचित हास की ओर ले जा सकती है अथवा श्रम तथा पूंजी का दूसरे सदस्य देश से अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकती है। इसे कस्टम यूनियन का ध्रुवण प्रभाव भी कहते हैं। फिर ऊंची प्रशासनिक लागत, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। कस्टम यूनियन के सदस्य देश को इसके प्रशासनिक खर्च देने पड़ते हैं। कुछ सदस्य यह जानते हुए कि खर्चे सांझी राशि में से दिए जाएंगे, अपने लाभों के लिए विशेष दबाव डालते हैं, जिससे खर्च बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो देखिए, जो कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि एक कस्टम यूनियन के जितने भी हमने गत्यात्मक प्रभाव देखे हैं, लाभ देखे हैं, हानि देखी है, इसका निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल है, और क्योंकि वे यूनियन के आकार, प्रवृत्तियों तथा नीतियों और विश्व की घटनाओं पर निर्भर करते हैं। थैंक यू।